चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक जो है। एक मिनट वॉल्यूम चेक कर लूं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा इसका दूसरा टॉपिक। कल वाला टॉपिक आप लोग का अपलोड कर दिया था, वो आप लोग ने देख लिया होगा। अब आज से हमारा मतलब आज ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल बायोलॉजी और ऑर्गेनल्स, मतलब कोशिका के जीव विज्ञान से और कोशिकांग से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारी की सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरी जो आवाज है वो थोड़ी सी फास्ट रहेगी, मेनली कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। जो जो मेन की पॉइंट्स होंगे उनको ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ना रहे। लास्ट टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही आप लोग पढ़ो। और दूसरी चीज, क्योंकि चार्जिंग खत्म हो जाएगी बहुत मुश्किल से, पता नहीं कैसे चार्ज होता है 30-40%, तो उसी से आप लोग की ये क्लासेस रिकॉर्डेड में दे रही हूँ। तो देखिए, कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सेल्स के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो सेल होती है वो सबसे छोटी हमारे पूरी की पूरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसको बोला जाता है सेल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या? स्ट्रक्चरल मतलब जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो इन सेल की वजह से होता है, क्योंकि सेल्स का अलग अलग शेप होता है। और फंक्शन हर एक सेल का क्योंकि अलग अलग काम होता है, इस वजह से उन कामों की वजह से हमारी बॉडी के जो भी अलग अलग चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में होता है, जो हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है जिससे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, और हमारा एनवायरमेंट के प्रति जो भी स्टिमुलाइज के प्रति जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो सारी की सारी चीजें इन्हीं सेल्स की वजह से पॉसिबल होती है, क्योंकि अलग अलग सेल्स का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी। पहली चीज तो ये सारी की सारी जो सेल्स होती है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं कि ये पर्टिकुलर जिस फंक्शन को करने के लिए बनी है उन फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से ये कर पाए। ये साथ में मिलकर के कई सारी सेल्स एक साथ मिलकर के काम करती हैं, जिससे कि टिश्यूज बनती हैं। कई सारी सेल्स सेम फंक्शन करने वाली सेल्स अगर एक साथ कंबाइन होती हैं, जुड़ती है, तो उनको टिश्यूज बोलते हैं। और उन सेम तरीके के टिश्यूज से मिलकर के हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन काम करता है, तो वो ऑर्गन उन टिश्यूज से मिलकर के बना होता है। मतलब कई सारी सेल्स से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं। अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होते हैं और अलग अलग टिश्यूज होती हैं। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक सिस्टम से हमारी पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है वो आपका होता है। सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले तो ये बात नॉर्मल है कि बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, इसकी बात नहीं करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन्हीं सेल्स से मिलकर के बने हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी जैविक गतिविधियां होती हैं, वो सारी की सारी इन्हीं सेल्स की वजह से होती हैं। ये सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं, मतलब कि हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और अगर इनका साइज पूछा जाए तो 1 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक की होती हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती हैं, और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। ओवरऑल 1 से 100 माइक्रोमीटर तक की जो इनकी साइजेस होती हैं सेल्स की, वो होती हैं। अगर हम बात करें तो एक सिंगल सेल से भी पूरे की पूरी जो एक्टिविटीज है वो की जा सकती है। जैसे कि आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अलावा बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और आपका क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, ये सब आपके क्या है, सिंगल सेल्ड तो ही होते हैं। इसी एक सेल के थ्रू पूरी की पूरी जो इनकी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जो इनकी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी होती हैं। तो जो ऑर्गेन सिंगल सेल्ड अगर एक सेल से मिलकर के कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कई सारी सेल्स से मिलकर के अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, फंगाई है और बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सारी सेल्स से मिलकर के बनते हैं।
और इनका शेप और साइज जो है सेल्स का, वो उनके फंक्शन के हिसाब से होता है कि वो जिस तरीके का फंक्शन करेंगे उस हिसाब से उनका शेप और साइज डिसाइड होता है। अगर हम बात करें कि इनकी डिस्कवरी किसने, इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये सब आप लोग को पता होगा कि पहली बार सेल जो ये टर्म है वो भले ही पहली बार ये जो सेल वर्ड है वो किसके द्वारा बोला गया था और किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी, तो वो रॉबर्ट हुक का नाम आता है। रॉबर्ट हुक का नाम आता है कि इनके द्वारा सेल की डिस्कवरी की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, फ्री लिविंग सेल या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो वो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आप नॉर्मली ल्यूवेनहॉक याद रखिए बस, ल्यूवेनहॉक याद रखिए बस, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ये इस बात का पता किसने लगाया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या नाम है, सेल मतलब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इस बात की डिस्कवरी किसने की थी या फिर किसने इसको खोजा था, तो ये आपका रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और एक और नाम इसमें आपका आता है, अगर पूछा जाए कि जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, वैसे इसको यूनिफाइड सेल थ्योरी बोला जाता है पर नॉर्मली सेल थ्योरी के ही नाम से कहा जाता है, कि किसके द्वारा दी गई है, स्क्लेडन शॉन बताएंगे इसका नाम, स्क्लेडन एंड शॉन। तो ये सारी डिस्कवरीज आपकी सेल से रिलेटेड पूछी जाती है। सबसे पहले सेल टर्म को किसने बोला था, क्वाइन किसने किया था, डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की, ये आपका एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगर पूछा जाए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगर पूछा जाए सेल थ्योरी यूनिफाइड सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो स्क्लेडन एंड स्कॉन के द्वारा दी गई है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सेल्स जो हैं वो किस तरीके से अलग अलग फंक्शंस करती हैं। अब देखिए, हर एक सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हर सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, जिनको सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए, नाम सुना होगा आप लोग ने, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर जिसको बोलते हैं, ये सब आपके क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इन हर एक सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग ऑर्गेनल अलग फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि सेल के, हाँ, ये कंपोनेंट्स जिनकी बात कर रहे हैं हम, कि जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है, ये कंपोनेंट्स है कौन कौन से। सबसे पहले है आपका जो इसमें नाम लिया जाता है कंपोनेंट्स में, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से देखते जाइएगा एक एक पॉइंट। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल जो है उनके जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो आपका यही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इनको समझने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के पहले सेल वॉल क्यों समझ रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जो सेल वॉल होती है वो सबसे पहले नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड मतलब हार्ड होता है, कठोर स्ट्रक्चर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये जो हमने पढ़ा ना कि ये तीन कंपोनेंट होते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग को सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली जितने भी फंगाई होते हैं और जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। फंगाई और प्लांट सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है और वो नॉन लिविंग होती है, उसको सेल वॉल बोला जाता है, जिसका कि रिजिड मतलब जो रिजिड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेल वॉल है इनका काम क्या होता है, ये जो भी सेल्स हैं उनको पहली चीज शेप प्रोवाइड करने का काम करती हैं, और शेप प्रोवाइड करने के अलावा किसी भी तरीके के डैमेज होने से और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से ये सेल को बचाने का काम करती हैं। ये इनका काम होता है। एक सेल से दूसरी सेल का इंटरेक्शन करने में भी ये जो सेल वॉल होती है वो मदद करती हैं। और किसी भी तरीके के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आ ना जाएं
तो इसके लिए भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। हमने मतलब पहले मैंने बता दिया कि आपका इनका काम ही यही होता है कि किसी डैमेज और इन्फेक्शन से बचाना। इन्फेक्शन आपका किसी न किसी मैक्रोमोलिक्यूल की वजह से होगा, तो उसी मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने से रोकती है, मतलब कि प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ठीक है, ये इनका काम होता है। अब देखिए, अलग अलग जो सेल वॉल्स होती है वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनती हैं। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनती हैं। सेल्यूलोज के अलावा हेमी सेल्यूलोज से मिलकर के बनती हैं, सेल्यूलोज से मिलकर के बनती हैं, पेक्टिन्स से मिलकर के बनती हैं और प्रोटीन्स से मिलकर के बनती हैं। जितने भी एल्गी होते हैं, एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है? ये पहली चीज तो सेल्यूलोज तो होता ही होता है। सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टिन्स होते हैं, गैलेक्टिन्स से मिलकर के बनती है। मनानाज होता है और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। प्लांट्स का तो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और प्रोटीन्स हो गया, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स हो गया। जो एल्गी है उनकी सेल वॉल किससे मिलकर के बनती है? सेलुलोज तो होता ही है, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो ये प्लांट्स और एल्गी में क्या डिफरेंस होता है, सेल वॉल किस तरीके से बनी होती है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें आपका एक और टर्म आता है, प्लास्मोलिसिस क्या होता है? प्लास्मोलिसिस क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के टाइम पे आपकी जो सेल्स होती हैं वो पानी लूज करने का काम करती हैं, वाटर लूज करने का काम करती हैं। तो जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी सेल वॉल से दूर भागती हैं, दूर हो जाती हैं। आप कह सकते हो दूर कैसे हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो कंटेंट्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान जब प्लांट वाटर लूज करता है तो वाटर लूज करने पर जो भी उसके अंदर के कंटेंट होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और उनके सिकुड़ने की वजह से जो सेल वॉल होती है, मतलब ये सारे के सारे कंटेंट्स जो है वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं। ये आपका प्लास्मोलिसिस कहलाता है। तो उनको ध्यान रखिएगा, अगर इससे बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया गया तो माइंड में रखिएगा कि प्लास्मोलिसिस जो है वो क्या होता है। अब वन बाय वन करके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सारी की सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले, और ये ध्यान रखिएगा, ये केवल लिविंग सेल्स में होता है, डेड सेल्स में नहीं होता है। ये जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस है वो केवल लिविंग सेल्स में होती है, नॉन लिविंग सेल्स में, मतलब कि जो डेड सेल्स होती हैं, नॉन लिविंग नहीं, जो डेड सेल्स होती हैं उनमें प्लाज्मोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि वो क्या नाम है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए, तभी तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अभी हमने सिर्फ सेल वॉल की बात की है जो कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये आपकी जो सेल्स होती हैं उनकी आउटर कवरिंग, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग करने का काम करती है, उनको पूरा ढकने का काम करती हैं, आप एक तरीके से कह सकते हो। सेल की जो बाहरी एकदम कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। जैसे कि आप कह सकते हो पन्नी, थैली, सेल जो है वो थैली है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक तरीके की थैली है, इसके अंदर आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी होती हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बना किस चीज का होता है? ये मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज के बारे में, इनमें अगर लिपिड्स के बारे में पूछा जाए कि मेजर कौन से लिपिड्स होते हैं जिनसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, तो आप बताएंगे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनसे कि ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है। और ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? ये दो लेयर्स में, जिनको बाइलेयर कहा जाता है, दो लेयर्स में अरेंज होते हैं। इसके अलावा जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये आपका मतलब इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है।
ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या चीजें आपने देखी? पहली चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है। मुख्य लिपिड्स कौन से हैं जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है? तो ये है आपका फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से अरेंज होता है लेयर के सेल के अंदर? बाई लेयरिंग तरीके से। और आपका फॉस्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये इतनी चीजें हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? एक मिनट, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। पहली चीज तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब किसी को आने देंगी, किसी को नहीं आने देंगी। कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होते हैं जिनको कि बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिना भी किसी तरीके की नीड के आसानी से इनको अंदर ट्रांसपोर्ट करने दिया जाता है, इनको जाने दिया जाता है। तो जाने का मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होने के बावजूद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं तो उनको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मॉलिक्यूल्स का एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किया जाता है। ये इतनी चीजें हैं जो कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लोअर से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, लोअर कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। ऐसा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एनर्जी की पर डिपेंड करता है। एनर्जी से रिलेटेड जो आपकी प्रोसेस होती है, जैसे कि जिसमें ये एटीपी वगैरह यूटिलाइज किया जाता है, आपका एटीपी वगैरह जिसमें क्या नाम है यूटिलाइज किया जाता है, तो वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें कि इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ होता है, मतलब कि उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि एटीपी का यूज किया जाता है, मतलब कि इनको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब आपका मान लीजिए जो क्या नाम है मेम्ब्रेन से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन से जब आपका पानी हाई से लो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, पानी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पानी है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है। और ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। ये आपका कैसा हुआ? क्या नाम है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ये इतनी चीजें आपने इसके बारे में देख ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले न्यूक्लियस की डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। जिनमें भी कवरिंग होती है उन कवरिंग को ही मेम्ब्रेन बोला जाता है, तो इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं क्योंकि ये डबल लेयर्ड कवरिंग इसकी की जाती है। इसके अंदर, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बहुत सारे होते हैं और इन पोर्स के थ्रू ही जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसफर होता है। अब न्यूक्लियस के बारे में और क्या पता होना चाहिए आपको कि जो ये न्यूक्लियस, पहली चीज तो ये आपको बता दी कि जो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसके डबल लेयर्ड कवरिंग की वजह से इसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं। और ये पोर्स का काम क्या होता है कि मटेरियल्स को इस न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से जो भी मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को बाहर की तरफ भेजना, आउटसाइड की तरफ भेजना। आउटसाइड की तरफ भेजना मतलब क्या? ये आपका साइटोप्लाज्म की तरफ भेजना, साइटोप्लाज्म की तरफ भेजना। अभी जब साइटोप्लाज्म आपको पढ़ाऊंगी समझ में आएगा। साइटोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड होता है,
जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब थैली। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हमने कहा साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म की तरफ जाते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर की जो चीजें हैं, मटेरियल्स है, वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रही है। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स का शेप क्या होता है, रॉड के तरीके का होता है। अभी हमको रॉड की तरीके की क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है, हम केवल तभी इसको देख सकते हैं। जब सेल का डिवीजन होता है ना, सेल डिवाइड हो रही होती है, बट रही होती है, जैसे कि पेरेंट सेल से टूट करके सेल डिवीजन होता है तो दो डॉटर सेल्स बनती हैं। तो यही जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस जो है वो आपका रॉड शेप में दिखाई पड़ता है, तो रॉड शेप की होती है। और जब सेल डिवीजन होता है तभी हम सेल के अंदर के न्यूक्लियस को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है? ये डीएनए को कैरी करने का काम करते हैं। ये जितना भी डीएनए है, किसी भी पर्टिकुलर क्या नाम है से बिलोंग, क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के फॉर्म में होती है। मतलब कि जो भी इनहेरिटेंस, जीन्स मतलब क्या, जो भी इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन है उसको कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन के फॉर्म में नहीं होता है, मतलब उसकी आउटर कवरिंग नहीं होती है न्यूक्लियस की, तो वो आपका प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होता है। उनमें जो क्रोमेटिन है वो नहीं पाया जाता है। जिस क्रोमेटिन की मैं बात कर रही हूँ वो उनके अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनके लिए चाहिए होगा, किसी भी तरीके से उनको ट्रेवल करने के लिए चाहिए होती है। तो अगर वो नहीं होती है तो वो आपका प्रोकैरियोट कहा जाता है। जो क्रोमेटिन है वो क्या होती है? देखिए, जब कोई भी सेल मान लीजिए डिवाइड नहीं होती है, कोई भी सेल मान लीजिए डिवाइड नहीं होती है, तो क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो सेल डिवाइड ना होने पर यही जो डीएनए है वो आपका क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट को दिखाता है। क्रोमेटिन मटेरियल का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो दिखाई पड़ता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल आपका क्या होता है, किसको कहेंगे? जो भी हमको थ्रेड के तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही क्रोमेटिन कहा जाता है। जब सेल आपकी जस्ट डिवाइड होने लगती है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये आपका क्रोमोसोम के अंदर हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्या नाम है, सेल्स जो कि डिवाइड नहीं होती हैं, उनका डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल को शो करता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो उनके अंदर है वो दिखाई पड़ता है। क्रोमेटिन मटेरियल कैसा होता है? ये हमको एक इंटैंगल्ड मास की तरीके से दिखाई पड़ता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं इंटैंगल्ड रहता है। इंटैंगल्ड मतलब उलझा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है, थ्रेड के तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि हमको दिखाई पड़ता है। जब सेल लगभग डिवाइड होने वाली होती है तब उस टाइम पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो आपका क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है, मतलब कि व्यवस्थित हो जाता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का काम होता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में जब सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है तो सेल्स के रिप्रोडक्शन में इन न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होकर के दो नई डॉटर सेल्स बनाने का काम करती है। तो ये आपका किसकी वजह से होता है? ये आपका न्यूक्लियस की वजह से होता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। अब आपका साइटोप्लाज्म देख लेते हैं क्या है। ये एक तरीके का फ्लूइड होता है, फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अभी बताया फिगर के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है। एक थैली के अंदर, एक पॉलीथीन के अंदर पानी भरा हुआ है। पॉलीथीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो फ्लूइड कंटेंट है, वो आपका साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं। जो भी सेल ऑर्गेनल्स की बात अभी तक मैं आपसे कर रही थी वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाई जाती है। अब यहाँ पर आपका आता है प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और आपका यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जिसमें कि आपके जो ये न्यूक्लियस है वो डिफाइंड नहीं होते हैं, डिफाइंड नहीं होते हैं मतलब कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं आपके, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ये आपके मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं, मतलब इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, कवरिंग नहीं होती है। और यूकैरियोट्स क्या है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। हमने कहा ना कि न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनके, पहली बात परिभाषित ना हो, डिफाइंड ना हो, दिखाई ना पड़ रहे हो। दूसरी चीज इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनमें जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो आपकी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, मेम्ब्रेन की कवरिंग जो है उनके अंदर होती है। अगर बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन है जिसके जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी कमी होती है, मेम्ब्रेन्स जिनकी नहीं होती है, या फिर जिनके ऑर्गेनल्स की कवरिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, तो आप बताएंगे वायरस। वायरस में मेम्ब्रेन की कमी होती है, तब तक ये नॉन लिविंग रहता है, जब तक इसको कोई ना कोई होस्ट ना मिल जाए। एक बार इसको होस्ट मिल जाता है तो ये आराम से लिविंग होस्ट सेल के अंदर सरवाइव कर जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारी इसके अंदर पाई जा रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो कौन कौन से हैं और इनसे रिलेटेड इनका क्या क्या काम है। सबसे पहले इस पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क दिखाई पड़ता है। किस चीज का? ट्यूब्स का। ट्यूब्स का आप कह लीजिए, शीट्स का कह लीजिए, ट्यूब्स या शीट्स का पूरा नेटवर्क दिखाई पड़ता है। इस नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, ये आपके जो क्या नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बेसिकली दो, कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो यहाँ पे आपको एक पार्ट रफ दिखाई पड़ेगा। और ये जो रफ पार्ट है इसमें आपको ये रफ दिखाई क्यों पड़ रहा है, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ पार्टिकल्स की वजह से ये रफ दिखाई पड़ रहा है। वो पार्टिकल्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए रहते हैं, उनके सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं। और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। जितनी भी क्या नाम है, ये जो राइबोसोम्स हैं ये सारी की सारी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट रहती हैं। इनका काम क्या होता है? ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। और जो भी इनके द्वारा प्रोटीन बनाई जाती है उस प्रोटीन को सेल्स की अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, उनकी जरूरत के आधार पर भेजा जाता है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत सारे, पहली चीज तो ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ये सब में बताना जरूरी है कि ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ये आपकी बहुत सारी क्या नाम है, ट्यूब्स की और शीट्स की बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं जो कि हमको एक पूरा वेसिकल्स की तरीके से दिखाई पड़ते हैं, ट्यूब्यूल्स की तरीके से लंबे से दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है वैसा ही कुछ लगभग जो स्ट्रक्चर है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं जो कि एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे और भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स हार्मोन्स की तरीके से काम करते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका अलग अलग सेल्स में देखें, अलग अलग एनिमल्स या प्लांट्स में देखें तो अलग अलग फंक्शन होता है, अलग तरीके से ये बिहेव करते हैं। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि रफ और स्मूथ दो तरीके के आपके दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अगर रफ की बात करेंगे तो इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम कहा जाता है। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और जो स्मूथ होते हैं वो क्या करते हैं? लिपिड्स और फैट्स बनाने का काम करते हैं, लिपिड्स और फैट्स बनाने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? और बहुत सारी ऐसे क्या नाम है, इनमें से बहुत सारे ऐसे लिपिड्स और प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि
सेल मेम्ब्रेन को, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो हमने बात की थी, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में उनकी मदद करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बनाने में उनकी मदद करते हैं, और इस प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। ये वर्ड कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, स्मूथ रेटिकुलम की बात हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। ठीक है, अब आपका इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है वो ये है कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये जो गोल्गी एपरेटस है वो कहीं ना कहीं इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही रहती है। मतलब कि गोल्गी एपरेटस का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहता है, आसपास का ही एसोसिएशन रहता है, ये दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं आसपास ही रहने का काम करती है। इनका काम क्या होता है, गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने का काम करती हैं। अब यहां से आपको लिंक मिल जानी चाहिए, क्या लिंक मिल जानी चाहिए कि प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम कौन कर रहा था, मतलब कि फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स ये सब बनाने का काम, प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था ना, और उसी के पास रह करके ये क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने का काम करती है। ये काम होता है आपका गोल्गी एपरेटस का। किस तरीके का शेप होता है इनका, फ्लैट डिस्क की तरीके की शेप इनकी होती है, फ्लैट डिस्क के तरीके का शेप जो है इनका होता है। ये प्रोटीन्स को पैक करने का भी काम करती हैं, आप कह सकते हो प्रोटीन्स को स्टोर करने का भी काम करती हैं, और ये गोल्गी एपरेटस मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसोसोम्स बनाने का काम करती है। क्या करती है, लाइसोसोम्स बनाने का काम करती है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, सॉरी वाई लगेगा यहाँ पे, लाइसोसोम क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके अंदर लाइसोसोम जो है वो पहली चीज मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं, और मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहने की वजह से इनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी, ये इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पचाने का काम करना, ऐसे एंजाइम्स जो कि पाचन में मदद करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जब भी कोई भी सेल ऐसी होती है जो कि बाहर से आ गई, मान लीजिए कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, बाहर से कोई चीज आ गई, और मान लीजिए ऐसी कोई भी ऑर्गेनल्स हैं, जिन हम सारे ऑर्गेनल्स की ही बात कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनल ऐसा है जो कि पुराना हो गया है या फिर टूट फूट गया है, खराब हो गया है, तो उनके पास ये जो लाइसोसोम्स होती है ये फट जाती हैं। इनके फटने की वजह से इनके अंदर के जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस फॉरेन मटेरियल को या फिर उस पुरानी ऑर्गेनल्स को खत्म कर देती हैं, खत्म करने का काम कर देती हैं, और इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सुसाइड बैग्स बोलिए चाहे सुसाइडल बैग्स बोलिए, लाइसोसोम्स को बोला जाता है। ठीक है, सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आसपास कोई भी मान लीजिए अचानक से फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई पुरानी ऑर्गेनल्स आ गई या फिर डेड ऑर्गेनल आ गई, तो ये क्या करती हैं, फट जाएंगी वहां पे, और उनसे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था, उसको ये क्या करेंगी, ये एंजाइम्स जो है वो उनके ऊपर पड़ेंगी, और उन पर छिड़कने की वजह से, इन ऑर्गेनल्स के ऊपर पुराने ऑर्गेनल्स के पड़ने की वजह से उनको ये क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है, मतलब कि खत्म कर लेती है। हमको ये चोट वोट लगने के बाद ये जो डार्क ब्राउन कलर का पैचेस दिखाई पड़ते हैं ना, वो इन्हीं लाइसोसोम्स की वजह से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां की जो एरिया होती है वहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि खराब हो गए हैं, टूट गए हैं, फूट हो गए हैं, पुराने गए हैं, तो उनको ये क्या करती हैं, इन एंजाइम्स से डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सेल्स में ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उनको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है ना, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उनके लिए एटीपी बनाने का काम करती है। वही हमने पीछे बात की थी ना
जो एनर्जी वाली प्रक्रिया होती है, जिनमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो वाली प्रक्रिया होती है, उसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनाने का काम करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल कवरिंग आप कह सकते हो। ये जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ जो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है और अपने खुद के राइबोसोम होते हैं। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, और इसी वजह से इनका डिवीजन जो है वो फिजन के थ्रू होता है। जो बाइनरी फिजन वगैरह हमने पढ़ा था ना, फिजन फ्यूजन दो तरीके से जो डिवाइड्स होती हैं सेल्स, तो फिजन वाली जो प्रक्रिया होती है सेल के डिवाइड होने की, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, जिसको यूग्लनॉइड्स भी कहा जाता है। ईयूजी नोट कर लीजिएगा, यूग्लनॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्लास्टिड्स कौन कौन सी हैं प्लांट सेल में केवल पाई जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के अलावा आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों क्या है? ये तीनों प्लास्टिड्स हैं, ये तीनों प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट क्या करता है? इसी के अंदर आपकी ये जो क्लोरोफिल है ना, वो इसी के अंदर पाई जाती है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट के अंदर ही पाई जाती है, और ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट देता है पत्तियों को, और एनर्जी जो सोलर एनर्जी होती है उसको ट्रैप करने का काम करता है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आपकी हो पाती है। क्रोमोप्लास्ट, ये जितने भी प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं उनको येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर, येलो ऑरेंज रेड, ये जो तीनों कलर हैं वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये फैट सॉल्यूबल होते हैं, मतलब कि फैट में आराम से घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं, और इसके अलावा इनके अंदर कैरोटेनाइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कैरोटेनाइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये कैरोटेनाइड पिगमेंट्स जैसे कौन कौन से? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल्स, और बाकी जितनी भी आपकी चीजें हैं वो इन्हीं में प्रेजेंट होती है, जो कि कलर देने का काम करते हैं, येलो कलर और आपका ऑरेंज कलर, रेड कलर। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि ये कैरोटीन या फिर ज़ैंथोफिल ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, पहली चीज होते क्या है? ये कैरोटेनॉइड प्लास्टिड्स होते हैं, और कैरोटेनॉइड प्लास्टिड्स में कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की ल्यूकोप्लास्ट, तो ये आपका आएगा क्रोमोप्लास्ट। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो आपका पहली चीज तो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। दूसरी चीज ये स्टार्च या फिर ऑयल या फिर प्रोटीन इनको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हम प्लांट्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, प्लांट्स के अंदर स्टोर, ये जो भी उनका फूड है, प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल, ये सब जो है वो स्टोर होगा ना कहीं कहीं। अगर ये क्लोरोप्लास्ट की प्रक्रिया से खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो खाना बनने के बाद कहीं ना कहीं स्टार्च वगैरह स्टोर भी तो होगा ना, तो ये स्टोर होने का काम कहाँ पे होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है खाना को, खाने वगैरह को, इन सबको स्टोर करने का काम करना। अब हमने राइबोसोम्स उधर तो देखे थे कि हाँ ये जो मतलब राइबोसोम्स होते हैं वो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर वो पार्टिकल्स आपके राइबोसोम्स है, और ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। पर यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है राइबोसोम के बारे में? अलग से भी तो समझेंगे ना कि राइबोसोम क्या होता है, अलग से भी तो राइबोसोम के बारे में जानेंगे। ये आपके क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं तो इनको ग्रैन्युलर बोला जाता है। ग्रैन्युलर का मतलब क्या होता है? छूने में भुरभुरे टाइप के पार्टिकल्स टाइप के लगते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जानने का क्या है
कि ये जो राइबोसोम्स हैं वो किन से मिलकर के बनते हैं, ये आपके आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये आपका प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं ये आपके किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। हर एक राइबोसोम में दो यूनिट्स होती हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। अब ये आपकी स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट का मतलब क्या हुआ, स्मॉलर और लार्जर यूनिट का मतलब क्या हुआ, स्मॉलर यूनिट मतलब 70s और लार्जर यूनिट मतलब आपका 80s। ये जो 70s है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है तो आप बताएंगे 70s। अगर पूछा जाएगा यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है तो क्या बताएंगे 80s। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हो जो प्रोटीन का निर्माण है वो यहीं पे कहते हैं। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम के अंदर होता है। अगर ऑप्शन में राइबोसोम नहीं दे रखा है तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही आपका राइबोसोम पाया जाता है, वही रफ वाले में पाया जाता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स ये आपका स्टोरेज थैली होती है, स्टोरेज थैली होती है। एनिमल्स में छोटी होती है, एनिमल्स में छोटी होती है, और अगर पूछा जाए प्लांट्स में कैसी होती है तो प्लांट्स में ये बड़ी होती है। ठीक है, प्लांट्स में बड़ी होती है। आपका पूरा का पूरा जितनी भी बड़ी सेल है उस पूरे के पूरे सेल का 50 से 90% मतलब अलग अलग क्या नाम है, प्लांट्स में अलग अलग वैक्यूल्स पाए जाते हैं साइज के। तो किसी में पूरे के पूरे सेल का वॉल्यूम का 50%, किसी में 60%, किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 90% एरिया जो है वो सेल लेता है, मतलब वैक्यूल्स जो है वो लेते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स को स्टोर करने का काम करते हैं, अमीनो एसिड्स को स्टोर करने का काम करते हैं, शुगर को स्टोर करने का काम करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। ये होता है आपके वैक्यूल्स का काम। अब देख लेते हैं सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल्स भी बोला जाता है, सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल्स भी बोला जाता है। ये सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। दो सेंट्रियोल्स जो हैं, दो सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं, और ये किस चीज में मदद करती हैं, सेल के डिवाइड होने में, सेल डिवीजन में। जब सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है तो ये सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रियोल्स जो है वो मदद करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपका पाया जाता है सीलिया और फ्लैजुला। अगर मान लीजिए सिंगल की बात करेंगे तो सीलियम फ्लैजुलम बोलेंगे, हम ओवरऑल की बात करें तो सीलिया और फ्लैजुला बोलेंगे। ये भी आपका पाया जाता है। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल की कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, जब भी सेल मेम्ब्रेन दिखे समझ लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बाहर की तरफ एक हेयर के तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हेयर ग्रोथ हो रही होती है सेल के मेम्ब्रेन में, पूंछ टाइप की जिसको दिखाई पड़ती है, तो वो आपका सीलिया और फ्लैचुला होता है। अब इसमें भी जो छोटा होता है, मतलब फ्लूइड टाइप का आप कह सकते हो, जो फ्लूइड होता है या जो छोटा होता है उसको सीलिया बोला जाता है, और जो बड़ा होता है साइज में, जो मूवमेंट कर रहा हो, जो एक्चुअल मूवमेंट हो रही होती है, वो आपकी फ्लैचुला की वजह से होती है। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो आपका सीलिया होता है, और मूवमेंट होती किसके द्वारा है, तो वो आपका फ्लैचुला के द्वारा होती है। ये काम होता है आपका सीलिया और फ्लैचुला। एक और पॉइंट देख लेते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या होता है, जितनी भी आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी जो ट्यूब्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जितने भी फिलामेंट्स होते हैं, और जितना भी आपका फिलामेंट मतलब जो अंदर की इंपॉर्टेंट फिलामेंट्स होती हैं, सेल की ही बात कर रहे हैं,
सेल की ही बात कर रहे हैं, सब आपका ये सेल के बारे में ही चल रहा है। ये क्या करता है, इन सब चीजों से मिलकर के साइटोस्केलेटन बनता है। आप कह सकते हो किसी भी सेल को प्रॉपर सपोर्ट देने, शेप देने की और उनकी मोटिलिटी, जीवित रहने में ये साइटोस्केलेटन उनकी मदद करता है। माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं? माइक्रोबॉडीज पूछ लिया जाए बाय चांस कि सेल में माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, तो वही आपका साइटोप्लाज्मिक जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये जितनी भी चीजों के बारे में हमने बात की ना, जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह के बारे में बात की जो साइटोप्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं मतलब कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हुआ, और क्योंकि ट्यूब के टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो ग्लोबुलर बोलते हैं इसको, ग्लोबुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ये आपके माइक्रोबॉडीज कहलाते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है उसी को कहा जाता है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एनिमल सेल में बस केवल समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, और एनिमल सेल के अलावा जो भी चीजें बचेंगी वो सब प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एनिमल सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल नहीं है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन रहेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में, न्यूक्लियस के अलावा राइबोसोम्स होते हैं। अगर राइबोसोम्स हैं तो समझ लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, रेटिकुलम है तो तभी तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण वहां पे हो रहा है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और इसके अलावा गोल्गी बॉडी होती है। वैक्यूल्स भी होते हैं, हमने देखा ना, छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते पर होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स, ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी वो एनिमल सेल के अंदर पाई जाती हैं। अब जो चीजें आपकी छूट गई हैं, जो यहाँ पे नहीं बताई हैं, वो सब प्लांट सेल में तो पाई जाएंगी लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाएंगी। तो एनिमल सेल का याद रखिए, जो बचेगा वो प्लांट सेल में आता है। जैसे कि मान लीजिए सेल वॉल था, जितने भी आपकी क्या नाम है, जो हमारे ये क्या नाम है, लाइसोसोम वगैरह थी, और साइटोप्लाज्म था, ये सारी की सारी चीजें प्लांट सेल में होती है। ठीक है, लाइसोसोम वैसे हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। लाइसोसोम का कंफर्म करके बताऊंगी, वैसे लाइसोसोम तो दोनों की बॉडी में पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। अभी तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, लाइसोसोम प्लांट में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, भगवान। चलिए ठीक है, ये क्या नाम है, बाद में मुझे ध्यान आएगा, या फिर जो भी आगे की क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको देख करके बता दूंगी कि इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन सी आगे की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको देखनी है। ये लो पेन चलना बंद, चलिए चल तो रहा है। हमको देखना है कि सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल क्या, सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं आपके। सेल साइकिल का मतलब वही, जो जो सेल्स होती हैं वो आपकी डिवाइड होती है ना, डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसी को सेल साइकिल बोला जाता है। अब इसमें दो फेजेस आपके आते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज की पहले बात कर लेते हैं। इंटरफेज में क्या होता है, यहां पर प्रिपरेशन हो रही होती है सेल के डिवाइड होने की। इंटरफेज में प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, और एम फेज में क्या होता है, बाकायदा डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है। इंटरफेज में सेल डिवाइड होने की प्रिपरेशन चलती है, और एम फेज में आपकी बाकायदा सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो आपका एम फेज मतलब क्या, माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज। इस माइटोसिस फेज में दो चीजें आती हैं, पहला आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस। ये दो चीजें हैं जो कि आपकी माइटोसिस फेज जो है, आपका एम फेज जो है उसमें आती है।
जब न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो उसको बोलते हैं कैरोकाइनेसिस। और अगर साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देख लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है जानना। ये भी तो पता होना चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। इसमें आपका डिवीजन केवल एक बार होता है। माइटोसिस में जो सेल्स का डिवीजन होता है वो एक बार होता है, और मायोसिस में जो सेल का डिवीजन है वो आपका 2 बार होता है, मतलब 2 बार माइटोसिस हुई। अब बात करते हैं डॉटर सेल्स कितनी बनती है। जब माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो डॉटर सेल 2 बनती है, जिसको डिप्लॉइड बोला जाता है। डिप्लॉइड मतलब कि 2n, डिप्लॉइड बोला जाता है। और आपकी जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है उसमें 4 हैप्लॉइड बनते हैं, 4 हैप्लॉइड बनते हैं। अगर 2n बनेगा तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, और मियोसिस में 4 बनता है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, जो कि n होता है। जैसे कि आप ऐसे समझिए, ये आपकी मान लीजिए एक सेल है, ये सेल डिवाइड होकर के 2n और 2n में बनी, तो ये जो 2n 2n बनी इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। और यही 2n वापस से डिवाइड हो जाए n में, और ये डिवाइड हो जाए n में, टोटल 4n बने ना, तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। 4 में डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो ये जो 4 में डिवीजन है वो मियोसिस में होता है, जो 2 में डिवीजन है वो आपका माइटोसिस में होता है। ये डिफरेंस होता है। जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं, जितनी भी सोमैटिक बॉडी सेल्स होती हैं, सोमैटिक, उन सब में आपका माइटोसिस होता है। लेकिन जो मियोसिस की प्रोसेस है वो केवल और केवल रिप्रोडक्शन में होती है। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जब रिप्रोडक्टिव मतलब जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो वहां पर मियोसिस की प्रक्रिया होती है, वहां पे जो सेल डिवीजन चलता है वहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो मियोसिस होता है। और बॉडी के बाकी पार्ट्स में जो सेल डिवीजन हो रहा होता है वो माइटोसिस की वजह से हो रहा होता है। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, जब माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस में उतनी होगी जितनी की आपकी पेरेंट्स में थी। 2n थी तो 2n ही होगी। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर पेरेंट्स की आधी मिलती है। जैसे यहाँ पे 2n थी ना, तो 2n का केवल n मिला। तो मियोसिस में केवल आधी जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर आप कह सकते हो ट्रेट्स होते हैं, वो बस केवल ट्रांसफर होता है। उद्देश्य क्या होता है, इसको मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे दूसरी तरीके से समझाना चाहिए था, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस पहले डिवीजन कितनी बार होते हैं, एक बार होते हैं। मियोसिस में डिवीजन 2 बार होता है। मतलब कि पहला मियोसिस होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट मियोसिस, फिर आपका सेकेंड मियोसिस, ये होता है। डॉटर सेल्स कितनी बनती है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बोलती हैं, जिसको बनती हैं, जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं, 2n बोलते हैं। और मियोसिस में 4 हैप्लॉइड होती है। कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 हैप्लॉइड, n बोला जाता है जिसको। क्रोमोसोम्स की संख्या माइटोसिस में जितनी पेरेंट्स की होती है उतनी ही होती है, और मियोसिस में अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो पेरेंट्स की आधी हो जाती है, पेरेंट्स की हाफ हो जाती है, मतलब कि n हो जाती है। कहां पर होता है, जितनी भी बॉडी सेल्स हैं, जितनी भी बॉडी की सेल्स है उन सब जगहों पे माइटोसिस होती है। लेकिन केवल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पर केवल मियोसिस होता है। उद्देश्य माइटोसिस में ग्रोथ होना, सेल्स को रिपेयर करने के लिए माइटोसिस होती है, नई सेल्स जिससे बन जाएं, रिप्लेस करने के लिए कि पुरानी सेल्स खराब हो गई अब नई सेल्स आनी चाहिए तो माइटोसिस होगा। और मियोसिस आपका गैमीट्स बने, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन होगा तभी तो जेनेटिक वेरिएशन वगैरह होगा। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मतलब वही जीन्स वगैरह से संबंधित हो गया आपका, तो वो आपका मियोसिस में आएगा। ठीक है, ये आपकी क्या नाम है, माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों में डिफरेंस था। और साइटोकाइनेसिस वगैरह क्या होता है ये सारी की सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। बाकी क्या चीजें अब बच रही हैं उनको देख लेते हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है ये भी एक बार देख लेते हैं।
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें किसी भी तरीके से जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में होता है। आपको कई बार समझाया कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का मतलब होता है जो न्यूक्लियस है वो आपका मेम्ब्रेन से पूरा बाउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए है वो पूरा का पूरा नेक्ड रहता है, दिखाई पड़ता है। हमने वो जो क्रोमेटिन की बात की थी कि हमको क्रोमेटिन जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है जितनी भी प्रोकैरियोटिक होती है उनके अंदर, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनका क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड तो होता नहीं है, तो डीएनए साफ साफ दिखाई पड़ता है, और डीएनए की वजह से उसके अंदर जब सेल डिवीजन हो रहा हो तो क्रोमेटिन जो वायर्स टाइप के होते हैं वो भी हमको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो आपके जो प्रोकैरियोटिक है वो डीएनए नेक्ड होता है, मतलब कि हमको साफ साफ दिखाई पड़ता है, और जो यूकैरियोटिक होता है उनमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर होता है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जितने भी क्या नाम है ऑर्गेनल्स होंगे वो एक भी आपका मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहेगा। वही मेम्ब्रेन की बात करें ना, घिरा हुआ, मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहेंगे, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है वो आपका मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। प्रोकैरियोटिक में बता चुकी हूं कि 70s राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनल्स की बात करें, ऑर्गेनल्स में केवल 70s होता है। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो मेम्ब्रेन आपका 80s होता है, और अगर केवल ऑर्गेनल्स की बात करें तो ऑर्गेनल्स में 70s होता है। एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का कौन सा है, इसमें आएगा आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में आएगा प्रोटिस्टा में जितने भी आते हैं, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सारी की सारी चीजों के अंदर आपकी मतलब इन सबको यूकैरियोट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर होता है। इनकी साइज के लिए भी बताया था कि इनकी साइज जो है वो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक की होती है, और जो ये आपके यूकैरियोट्स होते हैं वो लार्ज सेल्स होती हैं, लार्ज सेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर मीटर से 100 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है जो कि पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए में आपका एक चीज आता है कोडिंग और नॉन कोडिंग सेगमेंट्स, कोडिंग और नॉन कोडिंग सेगमेंट्स। जो एक्सॉन है उसको कोडिंग सेगमेंट कहा जाता है। ये आपका किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एम आर एन ए, मतलब कि मैसेंजर आरएनए का काम करता है। मैसेंजर आरएनए मतलब कि मैसेज भेजने का काम करता है। जब प्रोटीन में आपका कन्वर्जन होता है ना, जब प्रोटीन बनती है डीएनए से आरएनए में, प्रोटीन आपका जो ट्रांसफर होता है वो इस तरीके से होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए अलग अलग प्रकार के होते हैं, आरएनए से आपकी प्रोटीन बनती है। तो आरएनए में आपका कई प्रकार का आता है, मतलब कि आपके टीआरएनए भी आते हैं और एमआरएनए भी होता है। तो एमआरएनए मतलब मैसेंजर, जब प्रोटीन बनती है ना तो ये एमआरएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और आपका जब जो टीआरएनए है वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो एक्सॉन है वो कोडिंग सेगमेंट होता है, और कोडिंग सेगमेंट में एमआरएनए आप लिखेंगे, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए आता है, और जो इंट्रॉन होता है वो आपका नॉन कोडिंग सेगमेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सॉन कोडिंग सेगमेंट होता है एमआरएनए, और आपका जो इंट्रॉन होता है वो होता है नॉन कोडिंग सेगमेंट। अब आपका इसके अलावा जो टीआरएनए वगैरह होता है वो सारी की सारी चीजें कोडॉन के अंदर आती है, पर ये कंफ्यूज करेगा, कोडॉन और म्यूटॉन इसको मत समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि
एमआरएनए के ऊपर जब 3 आधार का ट्रिपलेट किया जाता है एक अमीनो एसिड के लिए, जब 3 बेस आरएनए की एमआरएनए की ट्रिपलिंग की जाती है, ट्रिपलेट किया जाता है, तो उसको कोडॉन कहा जाता है। और आपका जो म्यूटॉन है वो म्यूटेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है, म्यूटेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये आपका हो गया। मेनली आपको एक्सॉन और इंट्रॉन याद रखना था कि कौन सा कोडिंग एजेंट होता है, कौन सा आपका नॉन कोडिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ईआर है, गोल्गी बॉडी, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज को मतलब जो सेल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तरीके से कंट्रोल सेंटर कहा जाता है न्यूक्लियस को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, इस वजह से खुद से ही ये रेप्लिकेट कर सकता है। बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं जो डीएनए के साथ होते हैं, अगर बाय चांस क्वेश्चन में आ जाए तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। बस ये दोनों आपके जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों ऐसे जिनके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइबोसोम, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण का काम चलता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है राइबोसोम में और ना ही इसका जो न्यूक्लियस है वही बाउंडेड रहता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये जितनी भी प्रोटीन आपकी क्या नाम है सेक्रीट हो रही है, प्रोटीन को सेक्रीट करने का काम, प्रोटीन को पैकेज करने का काम, प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम। जो लाइसोसोम उनको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कोई डीएनए इनका नहीं होता है। किंगडम प्रोटिस्टा, ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा आपका सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक जो है वो आपके प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम, डाई एटम्स, ये सब आपके यूनिसेलुलर ही तो है, सिंगल सेल से ही मिलकर के तो बने हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस विच ऑर्गेनल कंटेन्स डीएनए। न्यूक्लियस का तो अपना डीएनए होता ही है, इसके अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? राइबोसोम में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर आपका लाइसोसोम में। इनमें से कौन सा है जिसके अंदर ये चीज पाई जाती है? चलिए, अच्छा आंसर मुझे ही बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे लग रहा है मैं लाइव क्लास ले रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, और खुद का डीएनए मतलब कौन सा डीएनए? mtDNA। ये इतना डीप में जाएगा नहीं, बस इतना ही पूछेगा। और पूछा जाए किस तरीके का राइबोसोम होता है तो 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राइबोसोम, गोल्गी, लाइसोसोम, इन सब चीजों में राइबोसोम और आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, इनका खुद का डीएनए नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं जिनका अपना डीएनए होता है। ऑप्शन में नहीं दिया है पर इनकेस दोबारा दे दिया जाए क्लोरोप्लास्ट, तो याद रखिएगा इनका खुद का डीएनए होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा आर, ये तो मुझे उस क्लास में इंक्लूड करना चाहिए था जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था। प्रोटिस्टा जगत में सभी जीव यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपका जो है वो मेनली मोनेरा आता है। अगर आपका प्रोकैरियोटिक लिखा होगा तो प्रोकैरियोटिक मेनली मोनेरा आता है। ठीक है, इस किंगडम से बिलोंग करता है। लेकिन जो प्रोटिस्टा होता है वो आपका यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसी में आते हैं। और मल्टी सेलुलर नहीं होता है, आपका यूनिसेलुलर होता है। चलिए नेक्स्ट, एंजाइम्स आर केमिकली। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि प्रोटीन होते हैं? हमने पीछे देखा ना, बहुत सारे लिपिड्स और फैट्स जो हैं, लिपिड्स और फैट्स जो हैं वो आपके प्रोटीन के तरीके से काम करते हैं। ये सब लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? प्रोटीन बनाने का ही तो काम करता है। रफ में आपका नॉर्मल प्रोटीन डायरेक्टली प्रोटीन बनाने का काम करता है, राइबोसोम जो कि बनाता है। और स्मूथ की बात करेंगे तो लिपिड्स और फैट्स बनाने का काम करता है। और ये लिपिड्स और फैट्स आपके किससे?
उसी से प्रोटीन से ही तो बनते हैं, तो आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके केमिकली होते प्रोटीन ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ऑल्सो अ विटामिन, इनमें से कौन सा है जो कि विटामिन भी है? फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड की आपका पैलेमेटिक एसिड। तो दोबारा क्वेश्चन में आए तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन भी होता है, दैट इज विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। ये आपका ऑर्गेनिक एसिड भी होता है, ऑर्गेनिक एसिड भी होता है, मतलब कि एसिडिक ग्रुप भी इसके अंदर पाए जाते हैं, विटामिन होने के बावजूद ऑर्गेनिक एसिड्स भी पाए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड चींटी के काटने से, पाल्मिटिक एसिड ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पाया जाता है। और आपका जो मैलिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? ये जो भी इंडस्ट्रियल केमिकल वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड जो केमिकल बनते हैं उनसे पाया जाता है। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए का कूट लेखन खंड क्या कहलाता है? म्यूटन कहलाता है, इंट्रॉन कहलाता है, कोडॉन कहलाता है कि एक्सॉन कहलाता है? अभी आपको बताया कि जो एक्सॉन है वो आपका कोडिंग सेगमेंट है, और नॉन कोडिंग सेगमेंट पूछेगा तो वो आपका इंट्रॉन है। ठीक है, जब आपका प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, तो ये जब प्रोसेसिंग हो रही होती है ना उस टाइम पर आपका ये जो इंट्रॉन होता है, मतलब कि जो नॉन कोडिंग सेगमेंट होता है वो आपका हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसके बाद बनना स्टार्ट होता है। और अगर बाई चांस मान लीजिए आपका कोडॉन पूछा जाएगा तो आरएनए का, एमआरएनए का जो ट्रिपलेट है उसको कहा जाता है कोडॉन, और म्यूटॉन आपकी म्यूटेशन यूनिट होती है, इससे कोई आपका लेना देना ही नहीं। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। मुझे पता है बहुत ज्यादा लेट हो गया है आप लोग का ये कंप्लीट कराने में, तो पता नहीं आप लोग टाइम निकाल के अब इसको देख पाए कि ना देख पाए, पर देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट में सारी की सारी आपकी रिवीजन हो गए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। एक प्रोटीन बनने के लिए, एक प्रोटीन बनने के लिए आपका 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर के एक प्रोटीन बनता है। 10 होते हैं जो कि हमारे शरीर में पहले से ही अवेलेबल रहते हैं, उनके लिए हमको बाहर से किसी खाने की जरूरत नहीं होती है। और 10 ऐसे होते हैं जो कि हम किसी पर्टिकुलर तरीके का फूड कंज्यूम करेंगे तभी वो हमारी बॉडी में बन सकती हैं प्रोटीन। तो इन 10 और इन 10, इन दो तरीके का, एक आपका जो पहले बॉडी में अवेलेबल रहता है, दूसरा आपका फूड के थ्रू मिलता है, इन 20 अमीनो एसिड से मिल करके एक प्रोटीन बनता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आपके जो आरएनए है वो भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा। जो आपका आरएनए है वो टोटल 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए। ये 3 प्रकार होते हैं। एमआरएनए जो है वो मैसेंजर का काम करता है, मतलब ये पहचानने का काम करता है कि ये जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को नीड है कि नहीं, क्योंकि वो बॉडी अगर खुद से बना रही होगी तो वो बॉडी से रिजेक्ट कर देता है। और अगर मान लीजिए वो इस तरीके का अमीनो एसिड है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, बाकी के 10 वाले में से आ रहा है, तो वो मैसेज भेज करके उसको इंज्यूम कर लेता है, मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब बेसिकली पहचानने का काम करता है कि ये जो 10+10 अमीनो एसिड्स हैं उनमें हमारे बॉडी और फूड के थ्रू इनमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी हम भोजन खाते हैं तो ये एमआरएनए एक्टिव हो जाता है और मैसेज भेजने का काम करता है कि ये आपका आवश्यक अमीनो एसिड है या फिर अनावश्यक अमीनो एसिड है। जो टीआरएनए है ये ट्रांसफर का काम करता है, परिवहन का काम करता है, और जो आरएनए है वो राइबोसोम बनाने का काम करता है, राइबोसोम बनाने का काम करता है, मतलब कि राइबोसोम आरएनए इसको बोला जाता है। राइबोसोम आरएनए यही तो प्रोटीन बनाने का काम कर रहा था ना, तो फाइनली प्रोटीन तो आरएनए ही बनाने का काम करेगा। तो प्रोटीन निर्माण का काम क्योंकि राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, तो आरएनए मतलब आपका राइबोसोम। अब ये आपकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस किस तरीके की होती है? सबसे पहले जो डीएनए है वो आपका आरएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना इसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। और आरएनए जब वापस से डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो बस ध्यान रख करिए। और अगर मान लीजिए डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको ध्यान रखिएगा। मतलब अपनी जो सेम तरीके की वो है वो बना लेता है तो उसको रेप्लिकेशन बोला जाता है। डीएनए टू आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और अगर मान लीजिए आरएनए से वापस से डीएनए बना रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको ध्यान रखिएगा। बस यही था हमारा सेशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आप लोग को टिश्यूज, एनिमल एंड प्लांट हिस्टोलॉजी। बहुत जल्दी ही आपकी जितनी भी वो वाली क्लासेस है, मैराथन क्लासेस है, वो होने वाली हैं, तो वेट मत करिए, मतलब टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट करा दूंगी 30 के पहले, मेरी गारंटी है। अभी 2 से 3 दिन लगेगा। 2 से 3 दिन में जो भी टॉपिक्स बचे हैं बायो के वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले बायोलॉजी की मैराथन कराऊंगी, उसके बाद फिजिक्स की करवाऊंगी, और फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री का मैराथन। ये तीनों मैराथन आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी। न्यूट्रिशन, विटामिन, इसमें अलग से कुछ पहचानने वाला तो है नहीं, सीखने वाला 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बाकी ब्लड है, यही थोड़ा ब्लड टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए दोबारा इसको नहीं पढ़ाऊंगी, रफली समझाने का काम करूंगी बस। ये एनिमल किंगडम है, ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा बस। बाकी फूड चेन वगैरह आप लोग सब पढ़ते आ रहे हो, उसमें कुछ नहीं सीखना है, 1 दिन में खत्म। प्लांट्स, इन सब के बारे में 1 दिन में खत्म। फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, और आपका रिप्रोडक्शन हार्मोन, बस ये हार्मोन वगैरह और पढ़ाना पड़ेगा बस। ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। 1 दिन में 2-2 क्लासेस करूंगी, 1 दिन में 2-2 क्लासेस आप लोग की अपलोड होंगी। आप लोग ने पुराना वाला अगर पढ़ा होगा तो टाइम निकाल करके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।